Welcome to Vivekanand Agriculture Academy. My name is Krishna Kumar, BSc from CS University कानपुर। मैं आज आपको बताऊंगा एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर में कौन कौन सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जैसे ICAR BHU एग्ज़ाम है, इसमें क्या क्या एग्रीकल्चर के अंतर्गत पूछा जाता है, उस सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि हमको पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले ये जानेंगे कि हमको पढ़ना क्या क्या है। कभी क्या क्या होता है कि कुछ लड़कों को पता नहीं होता है कि हमें पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे हमको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले पहला टॉपिक जो है वो है एग्रोनॉमी, जिसे हिंदी में कहते हैं सस्य विज्ञान। दूसरा है हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान। इसमें हमको दो चीज़ें पढ़नी है, मेनली दो चीज़ें पढ़नी आती है। इसकी अगर बात करें हॉर्टिकल्चर की लगभग चार ब्रांचें हैं, उसमें हमको दो पढ़नी है जो कि BHU में पूछा जाता है, BHU ICAR में। उसमें जैसे पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी है, उससे कई एक आध क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। पूछा किससे जाता है? पोमोलॉजी, इसे कहते हैं फल विज्ञान, और दूसरा है ओलरीकल्चर। मेनली इसे कहते हैं सब्जी विज्ञान। मेनली हमें इस हॉर्टिकल्चर में दो ब्रांचों में फोकस करना है, पोमोलॉजी और ओलरीकल्चर। तीसरे टॉपिक की बात करेंगे तो सॉइल साइंस, मृदा विज्ञान। सॉइल साइंस में जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी पूछ ली जाती है, तो इससे कई क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे 2-4 क्वेश्चन हर बार आते हैं इससे। तो चौथा टॉपिक है, अगला टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री, एंड डेयरी। इसमें क्या है? पशुपालन एवं डेयरी, इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि डेयरी में आता है दूध, मिल्क के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। और एनिमल हस्बेंड्री जैसे पशुपालन में ब्रीड पूछ ली जाती, कभी भेड़ की पूछ ली जाती, कभी बकरी की या कभी गाय की। तो इसके अंतर्गत हम जानेंगे। तो ये जो मेन टॉपिक है, इनको हमें मेजर यानी कि ज़्यादा फोकस करना है इन पे। जो अदर टॉपिक आ जाते हैं जैसे पैथोलॉजी हो गया, एंटोमोलॉजी हो गया, तो ये क्या है कि फसल, जैसे कि हम जिस फसल के बारे में डिस्कशन करेंगे तो उसमें लगने वाले रोग तथा उसका मैनेजमेंट और उसके कीट, यानी कि उसका भी मैनेजमेंट, जितने भी इंसेक्ट, पेस्ट एंड डिजीज हैं उनके एक साथ, जैसे कि फसल जिस फसल का होगा उसी की फसल के साथ बता देंगे, उसे अलग से डिस्कशन नहीं किया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम शुरू करेंगे एग्रोनॉमी। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है मेरा? एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान के बारे में बात करेंगे। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम फसल को बताएंगे। इसमें क्या है कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट, जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उसके बाद ही हम जो फसल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो हम समझ सकते हैं। तो जो एग्रोनॉमी वर्ड है, सबसे पहले जानेंगे इसकी बेसिक। ये बेसिक क्या होता है? ये जो एग्रोनॉमी वर्ड है दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पहला एग्रोस और दूसरा है नोमोस। तो कभी कभी यही पूछ लिया जाता है कि जो एग्रोनॉमी शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है। तो याद रखेंगे ग्रीक भाषा से लिया गया है। अगर पूछा जाए कि किन दो भाषाओं से मिलके बना है, तो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलके बना है, एग्रोस प्लस नोमोस। कभी कभी क्या होता है, ऑप्शन में ऐसे ही दे दिया जाता है, तो 3 ऑप्शन चेंज कर दिए जाएंगे, एक सही रख दिया जाएगा। तो ये जो एग्रोस की मीनिंग होती है, जो लैटिन वर्ड जो एग्रोस है उसकी मीनिंग होती है फील्ड, और नोमोस की मीनिंग होती है मैनेज या मैनेजमेंट, यानी कि फील्ड का मैनेजमेंट ही एग्रोनॉमी कहलाता है। इस लैंग्वेज के अनुसार हम एग्रोनॉमी को एक शब्द में कह सकते हैं, एक वर्ड उसमें सेंटेंस में कह सकते हैं कि जो फील्ड का मैनेजमेंट करना ही एग्रोनॉमी कहलाता है। तो एग्रोनॉमी में सबसे पहला जो टॉपिक है उस टॉपिक की बात करेंगे। तो ये तो समझ में आ गया कि ये बेसिक है,
किस भाषा से लिया गया? ग्रीक भाषा से। तो कौन से दो वर्ड जो ग्रीक वर्ड हैं वो कौन दो वर्ड हैं? तो ये वर्ड है एग्रोस प्लस नोमोस। एग्रोस की मीनिंग क्या है? फील्ड, और नोमोस की मीनिंग क्या है? मैनेज या मैनेजमेंट। तो एग्रोनॉमी में सबसे पहले हम टॉपिक शुरू करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में, चाहे वो स्टेट लेवल का हो चाहे सेंट्रल लेवल का हो, इससे क्या है कि एक दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और हर फसल में इनका मेजर रोल है। तो उस टॉपिक का नाम है प्लांट न्यूट्रिएंट। इसे हिंदी में कहेंगे पादप पोषक तत्व, पोषक प्लांट न्यूट्रिएंट जी। ये जो एग्रोनॉमी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सॉइल साइंस के अंतर्गत ही आता है, सॉइल साइंस के अंतर्गत भी आता है, लेकिन हम एज ए एग्रोनॉमिस्ट तो हम प्लांट न्यूट्रिएंट को एग्रोनॉमी के आधार पे देखेंगे कि जो पादप पोषक तत्व हैं हमारे प्लांट में क्या क्या रोल निभाते हैं। ठीक है, तो आज हम प्लांट न्यूट्रिएंट के बारे में बात करेंगे मेनली। तो सबसे पहले जानेंगे कि न्यूट्रिएंट होता क्या है। न्यूट्रिएंट, अब सबसे पहले न्यूट्रिएंट होता क्या है ये तो चलो ठीक है। अब हमारे पौधों को न्यूट्रिएंट की जरूरत क्यों होती है? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि क्यों जरूरत होती है। तो जायज सी बात है, उसके ग्रोथ एवं डेवलपमेंट के लिए पोषक तत्व की जरूरत पड़ती है। अगर पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो जो पौधा है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा या ऑप्टिमम यील्ड नहीं दे पाएगा। तो जो न्यूट्रिएंट होता है, न्यूट्रिएंट क्या होता है? इनऑर्गेनिक आयन होता है, इनऑर्गेनिक आयन होता है, इनऑर्गेनिक आयन होता है। अच्छा, न्यूट्रिएंट जो होता है इनऑर्गेनिक आयन सभी जानते होंगे, दो प्रकार के होते हैं, कैटायन और एनायन, यानी कि ऋणायन और धनायन, दोनों में से कोई हो सकता है। लेकिन हम न्यूट्रिएंट तभी कंसीडर करेंगे जब वो इनऑर्गेनिक आयन होगा। तो हम ऑर्गेनिक आयन को कंसीडर क्यों नहीं कर रहे न्यूट्रिएंट? क्योंकि ऑर्गेनिक आयन क्या होता है, प्लांट के एब्जॉर्प्शन के बाद जब ये इनऑर्गेनिक आयन एब्जॉर्ब हो जाता है तो उसके एसिमिलेशन के बाद हमारा जो फॉर्मेशन होता है वो ऑर्गेनिक आयन का होता है। यानी कि जब पौधा एब्जॉर्ब कर लेगा, ट्रांसलोकेट करेगा, देन एसिमिलेशन के बाद क्या बनता है? ऑर्गेनिक आयन। तो इसमें क्या है कि जो न्यूट्रिएंट है हम उस किसको कंसीडर करेंगे? ओनली इनऑर्गेनिक आयन को न्यूट्रिएंट हम कंसीडर करेंगे। तो ये तो बात होगी न्यूट्रिएंट होता क्या है। तो न्यूट्रिएंट क्या होता है ये पूछा जा सकता है कि न्यूट्रिएंट ऑर्गेनिक आयन होता है या इनऑर्गेनिक आयन होता है। याद रखेंगे इनऑर्गेनिक आयन होता है, ऑलवेज इनऑर्गेनिक आयन। देन न्यूट्रिएंट हो गया। अब बात करेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, ट्रांसलोकेशन एंड एसिमिलेशन। यानी कि ये एक न्यूट्रिशन क्या है? एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है? ये तीन प्रोसेस उससे मिलके, वर्ड से मिलके बना है, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसलोकेशन एंड एसिमिलेशन। सपोज जब हमारा पादप या पौधा न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगा, ट्रांसलोकेट करेगा, देन एसिमिलेशन होगा, तभी हम उसको न्यूट्रिएंट कंसीडर करेंगे। सपोज ये मान ली हमारा पौधा है, तो यहां से एब्जॉर्प्शन होगा बाय रूट, एब्जॉर्प्शन, देन ये ट्रांसलोकेट होगा। ट्रांसलोकेट किसमें होगा? रूट टू शूट टू लीफ, यानी कि रूट से शूट में जाएगा फिर लीफ में जाएगा, तो ये ट्रांसलोकेट करेगा, ट्रांसलोकेशन। देन जब ट्रांसलोकेशन हो जाता है उसके बाद क्या होता है? एसिमिलेशन। फिर देन क्या होगा? लीफ में एसिमिलेशन होगा। एसिमिलेशन क्या बताया था? एसिमिलेशन होता है, एसिमिलेशन क्या होता है? इनऑर्गेनिक आयन का
ऑर्गेनिक आयन में चेंज होना, जैसे मेलेट वगैरह हो गया, ठीक है। तो हर एक न्यूट्रिएंट का अलग अलग रूप में एसिमिलेशन होता है। तो वो जब न्यूट्रिएंट बताएंगे उसके बाद बताएंगे किस न्यूट्रिएंट का किस रूप में एसिमिलेशन होता है। तो क्या होगा कि जो न्यूट्रिशन होता है ये जो प्रोसेस है वो तीन वर्ड से मिलकर बनी है, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसलोकेशन या देन एसिमिलेशन। ये तीन, अगर पौधे का, जैसे सपोज कोई पौधा है वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर रहा है, ट्रांसलोकेट कर रहा है या ट्रांसलोकेशन हो रहा है उसमें, मगर वो एसिमिलेशन नहीं कर रहा है, तो वो न्यूट्रिशन कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंककि जब तक ये तीनों प्रोसेस नहीं होंगी उसको न्यूट्रिएंट कंसीडर या न्यूट्रिशन कंसीडर नहीं करेंगे। तो हमने दो हो गया। पहला बताया था आपको न्यूट्रिएंट होता क्या है, इनऑर्गेनिक आयन होता है, देन न्यूट्रिशन लगभग आपको समझ में आ जाएगा इतने में। अब हम बात करेंगे मिनरल की। मिनरल क्या होता है? मिनरल which are derived from rocks और soil। ये किसको कहेंगे मिनरल? जो मृदा या चट्टानों से प्राप्त होते हैं उनको कहते हैं मिनरल। तो दूसरा है मिनरल न्यूट्रिएंट। फिर इसकी बात आती है मिनरल न्यूट्रिएंट क्या होता है। मिनरल न्यूट्रिएंट क्या होता है? ऐसे न्यूट्रिएंट जो मिनरल है। मिनरल क्या होता है? बताया कि जो तत्व या जो मिनरल रॉक, तो बता रहे थे मिनरल क्या होता है। मिनरल बताया कि मिनरल क्या होता है, यानी खनिज, इसकी हिंदी होती है खनिज जो रॉक्स या सॉइल से प्राप्त होते हैं उनको खनिज कहते हैं। मिनरल न्यूट्रिएंट क्या होता है, यानी खनिज तत्व क्या होता है। खनिज तत्व क्या होता है? ऐसे तत्व जो खनिज हैं, तो क्या होता है? खनिज तत्व होता है, मिनरल न्यूट्रिएंट होता है। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सही ना पढ़ के हम गलत ऑप्ट कर देते हैं। जैसे कि कभी कभी पूछा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट, तो पहला ऑप्शन देखते हैं 17, तो 17 सही कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको देखना है कि कौन कौन से तत्व हैं जो मिनरल होते हैं। मिनरल क्या है? अभी बताया कि ऐसे तत्व जो मिनरल है। मिनरल क्या होता है? जो वो किससे प्राप्त होते हैं? रॉक्स या सॉइल से प्राप्त होते हैं, except CHO, they are not considered as a mineral because they are supply from air और water। ये कहाँ से मिलते हैं? हवा और जल से मिलते हैं। और बाकी जो तत्व हैं, जो टोटल कितने होते हैं? एसेंशियल 17 होते हैं, उसमें से 3 छोड़कर CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के ही हम मिनरल न्यूट्रिएंट कंसीडर करेंगे। तो पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट कितने होते हैं, तो याद रखना टोटल नंबर ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट इज 14, नॉट 17, क्योंकि C यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम मिनरल न्यूट्रिएंट कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये जो न्यूट्रिएंट हैं हवा और जल से प्राप्त हो रहे हैं, सॉइल से प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तो ये लगभग समझ में आ गया होगा कि मिनरल न्यूट्रिएंट क्या होता है। तो यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट इज, तो 14 याद रखना। अगर पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट, तो वो 17 है। अब आपको आगे बताएंगे हम इसके बाद। देन बात करेंगे अब एसेंशियल न्यूट्रिएंट। तो नंबर ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट इज इक्वल टू 17। तो कुल आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? 17। तो अब हम बात करेंगे कि कैसे हम कंसीडर करेंगे या मानेंगे कि ये न्यूट्रिएंट जो है एसेंशियल है या नहीं, इसे पौधों के लिए आवश्यक है या नहीं है। तो उसके लिए जो सबसे पहले बताया था, जो क्राइटेरिया दिया था, वो दिया था आर्नॉन तथा स्टाउट ने, आर्नॉन एंड स्टाउट इन 1939 में।
इन्होंने बताया था जो न्यूट्रेंट की इसेंशियलिटी है, आवश्यकता है, वो इन्होंने बताई थी आर्नॉन तथा स्टाउट ने। इन्होंने तीन क्राइटेरिया दिए थे न्यूट्रेंट को पहचानने के कि ये जो क्राइटेरिया जो न्यूट्रेंट फुलफिल कर रहा है तो वो इसेंशियल कंसीडर किया जाएगा। तो इसे आर्नॉन तथा स्टाउट ने ये क्राइटेरिया दिए थे 1939 में। फिर इसको रिफाइंड किया था आर्नॉन ने 1954 में। इन्होंने दोबारा पेपर पब्लिश किया था। उन्होंने इसमें कुछ करेक्शन किए थे, जो क्राइटेरिया है 3, इनमें कुछ करेक्शन किए थे। तो ये क्वेश्चन याद रखना कि जो क्राइटेरिया ऑफ न्यूट्रेंट एसेंशियलिटी है वो किसने दी थी, आर्नॉन तथा स्टाउट ने। कब? 1939 में। देन इसको रिफाइंड किया था आर्नॉन ने 1954 में। जब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक गलती होती रहेगी। तो ध्यान से देखेंगे कि क्या क्या किसने क्या किया था। तो आर्नॉन स्टाउट ने एसेंशियलिटी का क्राइटेरिया दिया था और रिफाइंड किया था आर्नॉन ने। तो अब हम बात करेंगे क्राइटेरिया कौन कौन से थे। तो आर्नॉन स्टाउट ने 3 क्राइटेरिया दिए थे। तो जो न्यूट्रेंट इन 3 क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा तो वो इसेंशियल न्यूट्रेंट कहलाएगा। तो पहला क्राइटेरिया क्या था? इसमें देखो, इसमें दिया था कि एक तत्व की कमी होने से पौधा अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। यानी कि जो 17 एसेंशियल तत्व हैं उसमें से अगर एक पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो पौधा जो है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। लाइफ साइकिल का मतलब है सीड टू सीड फॉर्मेशन, यानी कि सीड से सीड बनना। ये पहले क्राइटेरिया में था। तो इसमें सीड टू सीड का मतलब क्या हुआ? सीड बोया मैंने, उसके बाद आती है वेजिटेटिव ग्रोथ, देन आती है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, फिर उससे सीड फॉर्मेशन होगा। यानी कि जो पहला क्राइटेरिया को या कह सकते हैं सीड टू सीड फॉर्मेशन किस क्राइटेरिया के अंतर्गत आता है? तो पहला क्राइटेरिया के अंतर्गत आता है। तो पहला क्राइटेरिया क्या था? पहला क्राइटेरिया था कि एक एलिमेंट की कमी होने से या एक तत्व की कमी होने से पौधा अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। अब बात करेंगे दूसरे क्राइटेरिया की कि दूसरा क्राइटेरिया क्या था। दूसरा क्राइटेरिया था कि जो एलिमेंट या न्यूट्रेंट का जो रोल होता है वो स्पेसिफिक होता है, इसे किसी दूसरे न्यूट्रेंट द्वारा रिप्लेस नहीं किया जा सकता। यानी कि जो एक न्यूट्रेंट है, जैसे कि मान लो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का पौधे में जो स्पेसिफिक रोल होता है इसको किसी भी न्यूट्रेंट द्वारा रिप्लेस नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर इस पोषक तत्व का रिप्लेसमेंट है तो वो इसेंशियल नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे दूसरा क्राइटेरिया क्या था कि पोषक तत्व का जो रोल होता है वो स्पेसिफिक होता है, उसे दूसरे पोषक तत्व द्वारा रिप्लेस नहीं किया जाता। इसके कुछ एक्सेप्शंस वगैरह हैं, वो अभी हम बताएंगे आपको क्या हैं। तीसरा जो क्राइटेरिया है वो है द न्यूट्रिएंट मस्ट बी इन्वॉल्व इन डायरेक्टली मेटाबॉलिज्म। यानी कि जो पोषक तत्व है वो हमारा मेटाबॉलिज्म में डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए। यानी कि जो मेटाबॉलिज्म है इसमें 2 क्रियाएं होती हैं, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। यानी कि जो पोषक तत्व है वो किसी कंपाउंड को बनाने में या उसको तोड़ने में हेल्प कर रहा है तो वो एसेंशियल है। तो यानी कि जो तीनों क्राइटेरिया हैं, अगर तीनों क्राइटेरिया को कोई पोषक तत्व फुलफिल कर रहा है तो वो एसेंशियल कहलाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ एसेंशियल कितने हैं? 17। तो चौथे क्राइटेरिया क्या है कि जनरली आपको नहीं पढ़ने को मिलेगा कि चौथा क्राइटेरिया क्या है। जो 3 है ये रिसर्च पेपर वगैरह में दिया रहता है। चौथा क्राइटेरिया क्या है? द न्यूट्रिएंट मस्ट बी, चलो उसे छोड़ते हैं, आगे बताएंगे आपको। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे सेकंड क्राइटेरिया की। सेकंड क्राइटेरिया क्या था कि जो न्यूट्रिएंट है वो उसका स्पेसिफिक रोल होता है, उसे किसी दूसरे एलिमेंट द्वारा रिप्लेस नहीं किया जा सकता। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे मॉलिब्डेनम का रिप्लेसमेंट है,
वेनेडियम, क्लोरीन का है ब्रोमीन, पोटास का है सोडियम और रुबिडियम। तो ये 3 पोषक तत्व हैं जिनका रिप्लेसमेंट है। हाँ, कैल्शियम का और है, कैल्शियम का स्ट्रांसियम। तो ये क्या है, इनके अब आप कहेंगे कि जो सेकंड क्राइटेरिया है ये भी फुलफिल कर रहे हैं, तो यानी कि ये एसेंशियल नहीं हुए। तो इसमें क्या है कि एक चीज हम याद रखेंगे कि ये जो रिप्लेसमेंट है इसमें से जो मोलिब्डेनम, क्लोरीन, पोटास या कैल्शियम के कुछ फंक्शंस किससे रिप्लेसमेंट होंगे, जैसे कि मोलिब्डेनम का कुछ फंक्शंस किससे रिप्लेसमेंट होंगे, रिप्लेस होगा वेनेडियम से। यानी कि सम फंक्शंस यानी कि कुछ कार्य जो है इस एलिमेंट द्वारा रिप्लेस होंगे, सभी नहीं होंगे। अगर सभी रिप्लेसमेंट होंगे तो ये एसेंशियल नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये सेकंड क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा है। सेकंड क्राइटेरिया क्या बताया था मैंने कि किसी भी पोषक तत्व का स्पेसिफिक रोल होता है, उसको किसी दूसरे न्यूट्रिएंट द्वारा रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, मोलिब्डेनम को रिप्लेस कर सकते हैं वेनेडियम, जैसे कि मोलिब्डेनम क्या है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उसमें हेल्प करता है। तो वेनेडियम वहीं रिप्लेस होता है जो एक स्पीसीज है एजोटोबैक्टर क्रोकोकम। तो ये क्या है, एजोटोबैक्टर राइस में, मोस्टली राइस या सीरियल्स में यूज होती है। तो ये क्या है कि जो एजोटोबैक्टर क्रोकोकम है उसकी नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेसिटी बढ़ा देता है वेनेडियम। तो यानी कि कुछ फंक्शंस हैं जो इन एलिमेंट द्वारा रिप्लेस होते हैं, सभी फंक्शंस नहीं होते हैं। अगर सभी फंक्शंस होंगे तो ये एसेंशियल नहीं कहलाएंगे। ये समझ में आ गया होगा लगभग। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, अब अगले वीडियो पे बात करेंगे बेनिफिशियल एंड फंक्शनल न्यूट्रिएंट के बारे में। तो अभी क्या मैंने डिस्कशन किया, हाउ मेनी एसेंशियल न्यूट्रिएंट, तो 17। तो सबके कैसे वो एसेंशियल है ये भी बताया मैंने। तो ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो पे हम बात करेंगे बेनिफिशियल एंड फंक्शनल न्यूट्रिएंट, लाभदायक और कार्यकारी पोषक तत्व। तो लगभग आपको समझ में आया होगा। तो इसमें क्या है, ये मेरा पहला वीडियो था। आप कमेंट करके बताइए कैसा लगा। इसमें स्पीड अगर ज़्यादा हुई हो तो हम अगले वीडियो में सुधार करेंगे। थैंक यू।